Hello everyone and welcome to the lecture series on refrigeration and air conditioning। और आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। तो जो पिछले जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हम लोगों ने रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ा, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा कि क्या होता है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, किस तरीके से वर्क करता है, कहाँ उसकी एप्लीकेशंस हैं, और रेफ्रिजरेशन के बारे में भी हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि क्या होता है बेसिकली ये टर्म रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन को अगर हम एक बार फिर से रिवाइज़ करें तो रेफ्रिजरेशन हमारा वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी मटेरियल से हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट फ्रॉम एनी सब्सटेंस अंडर द कंट्रोल कंडीशन। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो हमारा है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाला जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो हमारा कौन सा सिस्टम है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कैपेसिटीज़ है वो हमें फ्यू वाट्स से लेके फ्यू मेगावाट्स तक अवेलेबल है। इसकी कैपेसिटी जो रेंज करती है वो फ्यू मेगावाट से लेके फ्यू वाट्स तक रेंज करती है। जैसे कि अगर आप देखें तो हमारे जो घर में डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है जिससे हम लोग फ्रिज भी बोलते हैं, तो फ्रिज का जो कैपेसिटी होती है वो कुछ वाट्स की होती है। बट अगर आप देखें और इसका जो बड़ी यूनिट्स होती हैं जैसे कि कोल्ड स्टोरेज है, चिलर प्लांट है, तो वहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी होती है वो मेगावाट्स में होती है। तो इसकी कैपेसिटी जो है बहुत, इसकी जो रेंज है कैपेसिटी की बहुत वास्ट है, फ्यू वाट से लेके फ्यू मेगावाट्स तक होती है। इस वजह से जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज रेफ्रिजरेशन सिस्टम बन जाता है। जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा है, देखिए इसमें हमारा क्या है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? टर्म वेपर। तो वेपर जो है, वेपर से क्या मतलब है? वेपर से मतलब ये है कि जो वर्किंग फ्लूइड है आपका, जिसको हम रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं, वो किसी न किसी प्रोसेस में एक बार अपनी फेस ज़रूर चेंज करेगा। क्या? जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्किंग फ्लूइड अंडरगोज फेस चेंज प्रोसेस। फेस ज़रूर चेंज करेगा। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमारा वर्किंग फ्लूइड क्या थी? एयर थी। तो एयर जो थी वो कहीं पर भी फेस चेंज नहीं कर रही थी। जो चारों प्रोसेस उसमें हो रहे थे, 4 कंपोनेंट लगे थे हमारे, उन चारों कंपोनेंट्स में जब एयर जाती थी तो कहीं पर भी वो अपना फेस चेंज नहीं करती थी। बट वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो हमारा रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो अपनी फेस ज़रूर चेंज करती है किसी भी एक प्रोसेस में। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाम से वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और इस सिस्टम में हम लोग बहुत सारे वैरायटीज़ के रेफ्रिजरेंट यूज़ कर सकते हैं और वो डिपेंड करता है कि कौन सा हम अपना एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, कौन सी हमारी कैपेसिटी है। जैसे कि अगर आप डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करें तो इसमें जो आपका रेफ्रिजरेंट यूज़ होगा वो R134A यूज़ होता है। बट अगर आप कोल्ड स्टोरेज या फिर चिलर प्लांट की बात करें तो चिलर प्लांट में हमारा डिफरेंट यूज़ होता है। कोल्ड स्टोरेज की अगर आप बात करें तो कोल्ड स्टोरेज में हमारा R134A यूज़ नहीं होता है, उसमें हमारा अमोनिया भी यूज़ होती है और भी कई सारे रेफ्रिजरेंट्स हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे रेफ्रिजरेंट्स के बारे में, उसमें डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे रेफ्रिजरेंट्स हमें यूज़ करने को इसमें मिलते हैं। वाइड वैरायटी ऑफ रेफ्रिजरेंट्स अवेलेबल हैं और वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि कहाँ एप्लीकेशन है उसकी, कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं और किस कैपेसिटीज़ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। ये देखिए, ये हमारा जो डायग्राम है, आउटलाइन है काहे की, ये हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की पूरी एक आउटलाइन है। इसमें हमारे 4 मेन कंपोनेंट यूज़ होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है आपका कंप्रेसर, देन कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और फिर एवोपरेटर। ये देखिए आपका क्या लगा हुआ है? कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर के बाद फिर कंडेंसर है, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन डिवाइस है और फिर आपका ये एवोपरेटर है। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से इसमें चारों प्रोसेस होते हैं तो सबसे पहले देखिए 1 से 2। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं हमारे स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन सिस्टम के हैं। स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन सिस्टम इसलिए बोला जा रहा है कि जो थ्योरेटिकल कंप्रेशन सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड है। ऐसे जब आप प्रैक्टिकल के बारे में जाएंगे, प्रैक्टिकली वेपर कंप्रेशन सिस्टम बात करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे और भी कंपोनेंट्स इसमें ऐड हो जाते हैं जो कि इसकी COP को बढ़ाने के लिए, इसकी परफॉर्मेंस की बढ़ाने के लिए हम लोग एड अप करते हैं।
अदरवाइज जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स हैं, जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम के, वो 4 कंपोनेंट्स हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और एवोपरेटर। तो ये 1 से 2 हमारा प्रोसेस है कंप्रेसर का। यहाँ पर सैचुरेटेड वेपर कंप्रेसर में एंटर होती है और कंप्रेसर इसे कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस होने के बाद ये सुपर हीटेड वेपर बन के बाहर निकलती है, ये यहाँ पे। फिर ये हमारी कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर में जो हीट है वो एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है इसमें, और जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या होता है, कूल होके यहाँ पर अपना फेस चेंज करता है और सुपर हीटेड वेपर से यहाँ पर कंडेंस्ड होकर क्या बन जाता है, सैचुरेटेड लिक्विड। उसके बाद ये सैचुरेटेड लिक्विड हमारा एक्सपेंशन वाल्व में जाता है, जहाँ पर हम इसको एक्सपेंड कराते हैं, एक्सपेंशन होता है इसका, और ये सैचुरेटेड लिक्विड लिक्विड प्लस वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वेपर हमारी देन एवोपरेटर में जाती है, और एवोपरेटर में क्या होता है, हम इसकी हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एवोपरेटर में हमारा जो कंपोनेंट है या फिर जो सब्सटेंस है जिसकी हमें हीट एक्सट्रैक्ट करनी होती है वो हमारा एवोपरेटर में होता है, और यहाँ से हम इसकी हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये QE अमाउंट हीट हमने एक्सट्रैक्ट कर ली और QC अमाउंट ऑफ हीट हमने इसकी रिजेक्ट कर दी। तो इस तरीके से पूरी साइकिल हमारी बार बार होती रहती है, और हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो यहाँ पर हमें कहाँ से, एवोपरेटर में ऑब्टेन होता रहता है। ये हमारे 4 इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं, और इस तरीके से यहाँ पर ये वर्किंग होती है। अब हम इसके जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे इनके होने वाले प्रोसेसेस के, कौन कौन से प्रोसेस इसमें होते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होगा, ये हमारा स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, साइकिल है। इसको हमने TS डायग्राम पर रिप्रेजेंट किया है। ये वाई एक्सिस पे आप क्या देख रहे हैं, वाई एक्सिस पे हमारा ये T है, और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, एंट्रोपी। TS डायग्राम बेसिकली क्या होता है, हमारा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम होता है। तो यहाँ पर जो 4 प्रोसेस हम लोगों ने पढ़े थे, ये देखिए इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1 से 2 हमारा क्या है, 1 से 2 हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का होता है हमारा कंप्रेसर वाले पोर्शन में आइसेंट्रोपिक कंप्रेस करते हैं हम किसको, जो रेफ्रिजरेंट हमारा आता है। रेफ्रिजरेंट जो एंट्री होती है वो वहाँ पे क्या होती है, सैचुरेटेड लिक्विड एज ए सैचुरेटेड वेपर एंट्री करती है। यहाँ पे ये देखिए TS डायग्राम है। ये TS डायग्राम में आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में इसको बारे में पढ़ा होगा। ये TS डायग्राम का हमारा कर्व है, ये डोम है, इस तरीके से जो डोम जा रही है, ठीक है। ये आपका लिक्विड रीजन है L, ये लिक्विड प्लस वेपर का रीजन है, और ये आपका वेपर रीजन होता है, ठीक है। और ये आपकी सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन है, ये सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन है, और ये इस तरफ आपकी ये वाली जो लाइन है ये आपकी है सैचुरेटेड वेपर की लाइन। और जिस पॉइंट पे दोनों लाइन मिलती हैं ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, आपका क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस 1 से 2 है हमारा, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में बेसिकली क्या होता है, जो हमारी सैचुरेटेड वेपर इस 1 पॉइंट से एंट्री कर रही, कंप्रेसर इसे क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। और जब भी कोई चीज़ हमारी एयर या गैस हमारी जब कंप्रेस होती है, तो कंप्रेस होने पे क्या होगा, उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी डैश वाली जो लाइंस हैं, ये डैश लाइंस हैं, ये हमारी क्या है, ये प्रेशर की लाइंस हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइंस हैं। ये PE एवोपरेटर प्रेशर है, और ये वाला जो प्रेशर है आपका ये क्या है, कंडेंसर का प्रेशर है, ठीक है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये एवोपरेटर टेम्परेचर है, और ये आपका क्या है, कंप्रेसर का कंडेंसर का टेम्परेचर है। तो 1 से 2 में क्या होगा, 1 से 2 जो होगा इसका क्या होगा, कंप्रेशन होगा। जब कंप्रेशन होगा 1 से 2, जब किसी भी चीज़ को हम कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज़ होते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर देखिए PE से इंक्रीज़ होकर एवोपरेटर प्रेशर से इंक्रीज़ होकर कहाँ पे पहुँच गए हम लोग, कंडेंसर प्रेशर की लाइन पे पहुँचे। और क्योंकि ये हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इट मीन्स एंट्रोपी जो है वो इसकी कांस्टेंट रहेगी। ये देखिए अगर आप देखें तो एंट्रोपी जो है वो क्या रही, कांस्टेंट रही। जो एंट्रोपी 1 की थी वही एंट्रोपी 2 की भी है। S1 इज इक्वल्स टू क्या है आपका, S2। तो S1 इक्वल्स टू S2 इट मीन्स ये कंप्रेशन आपका क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। और यहाँ पर जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो 1 से लेके 2 तक। और ये जो आपकी वेपर है अब ये क्या बन गई, सुपर हीटेड वेपर। और अब ये 2 से एंट्री इसकी कहाँ हुई, 2 के बाद एंट्री इसकी हुई है आपकी किसमें, कंडेंसर में। कंडेंसर में जब इसकी एंट्री हुई तो कंडेंसर में क्या होगा, इसको हम कंडेंस करेंगे, इसको ठंडा करेंगे।
और जब भी आप इसे ठंडा करेंगे तो पहले ये जो सुपर हीटेड वेपर है ये क्या होगी, कांस्टेंट प्रेशर पे कंडेंस होके कहाँ तक आएगी, 2 डैश तक। ये कहाँ तक आई आपकी, कंडेंस होके 2 डैश। देखिए टेम्परेचर जो था यहाँ पे इसका डिक्रीज़ हुआ, T2 का जो टेम्परेचर है वो T2 डैश से क्या है, ज़्यादा है। अगर T2 का टेम्परेचर देखें आप तो T2 का जो टेम्परेचर है वो ये है T2। तो यहाँ पर टेम्परेचर सबसे पहले क्या हुआ, जो सुपर हीटेड हमारी वेपर थी उसका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ और ये क्या बन गई आपकी सैचुरेटेड वेपर। अब कंडेंसर क्या करेगा, इससे और हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। यहाँ से जो हीट है ये हीट बाहर निकल रही है, क्यों, कंडेंसर, ये हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रही है। जब हीट और एक्सट्रैक्ट हुई तो अब ये वेपर रीजन से कहाँ में आने लगा, ये इसकी स्टेट चेंज होने लगी, लिक्विड प्लस वेपर रीजन में आया। और हीट कब तक एक्सट्रैक्ट होती रहेगी कंडेंसर में, जब तक हम इसे सैचुरेटेड लिक्विड तक ना पहुँचा दें, थर्ड पॉइंट तक यहाँ पे ना पहुँचा दें सैचुरेटेड लिक्विड पर। तो ये जो है आपका आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस कहलाएगा। देखिए प्रेशर क्या रहा, कांस्टेंट रहा, पीसी प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, कंडेंसर प्रेशर रहा, बट हीट का रिजेक्शन हुआ और हीट का रिजेक्शन होने की वजह से इसका जो फेज चेंज हुई, कहाँ से 2 डैश से लेके 3 तक फेज चेंज हुई और 2 से लेके 2 डैश तक टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। पहले सच ये बात अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए, कब फेज चेंज हमेशा सब्सटेंस की तब होती है जब वो अपने सैचुरेटेड टेम्परेचर पे आता है। सैचुरेटेड टेम्परेचर प्रेशर पे आने के बाद ही उसकी जो है फेज चेंज होना स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर पे ना होकर ज़्यादा था तो पहले इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, इस सैचुरेटेड टेम्परेचर लाइन तक आएगी और फिर इसके बाद ही आगे बढ़ेगी, फिर इसका फेज चेंज हुआ, थर्ड पॉइंट तक आ गई। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आने के बाद पहले देखिए क्या था, कंप्रेसर में गई, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद फिर कहाँ, पिछले डायग्राम में हम लोगों ने जो पढ़ा था, कंडेंसर के बाद फिर कहाँ जाती है, ये देखिए एक्सपेंशन वाल्व में। सबसे पहले कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर, कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करी और सैचुरेटेड सुपर हीटेड वेपर क्या बन गई आपकी, सैचुरेटेड लिक्विड। और फिर उसके बाद अब ये कहाँ जाएगी आपकी, एक्सपेंशन वाल्व में। कहाँ जाएगी भाई, एक्सपेंशन वाल्व में। तो एक्सपेंशन वाल्व में जब गई तो क्या होगा, उसका वहाँ पे एक्सपेंशन हो। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो एक्सपेंशन होता है वो होता है आपका आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन, आइसेंथैल्पिक। आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन में क्या रहता है, आपकी जो एंथैल्पी होती है वो कांस्टेंट रहती है। आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन में जो एंथैल्पी रहती है वो कांस्टेंट रहती है और ये आपका टोटली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और जब कोई भी प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल होता है तो उसमें क्या रहता है, एंट्रोपी आपकी इंक्रीज़ होती है। ये एक बात अच्छी तरीके से याद रख लीजिए कि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस जो है आपका वो हमेशा कौन सा प्रोसेस रहेगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस, और जिसकी वजह से एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी। तो जब देखिए एक्सपेंशन करा इसका हमने, जब एक्सपेंशन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। तो यहाँ से जो प्रेशर था आपका कंडेंसर प्रेशर से ड्रॉप होकर कहाँ पर आए हम लोग, एवोपरेटर प्रेशर तक। देखिए थर्ड पॉइंट जो है आपका पीसी पर है, कंडेंसर प्रेशर पर, और जो फोर्थ पॉइंट है आपका वो कहाँ पर है आपका, एवोपरेटर प्रेशर पर। तो प्रेशर ड्रॉप हुआ और ऑब्वियस सी बात है जब प्रेशर ड्रॉप होगा तो टेम्परेचर भी आपका ड्रॉप होगा। और टेम्परेचर ड्रॉप होके T3 से कहाँ पर आ गए हम लोग, थर्ड पॉइंट से 4 पॉइंट तक। तो अभी कंडेंसर टेम्परेचर पे थे, अब फिर टेम्परेचर रिड्यूस होकर हम लोग कहाँ पर आ गए, एवोपरेटर टेम्परेचर तक। और क्योंकि यहाँ पर जो है एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रह रही है, प्रोसेस हमारा आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन है, इट मीन्स इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो यहाँ पर एंट्रोपी जो होगी वो आपकी इंक्रीज़ करेगी। देखिए थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट की जो हमारी एंट्रोपी थी वो कितनी थी, S3। और फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट की एंट्रोपी यहाँ पर आ रही है S4। तो एंट्रोपी जो थी आपकी S3 से बढ़ के क्या हो गई, S4। ये हो गया आपका आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस। उसके बाद एवोपरेटर के बाद, एक्सपेंशन डिवाइस के बाद देखिए हमारा क्या लगा हुआ है, एक्सपेंशन डिवाइस के बाद हमारा लगा हुआ है ये एवोपरेटर। एवोपरेटर वो पोर्शन होता है जहाँ पर हम लोग अपना कोई सब्सटेंस प्लेस करते हैं, जहाँ पर हमें उसको हीट को रिजेक्ट करना होता है। अगर हम फ्रिज की बात करें, जो हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज जो होता है उसमें जो हमारा जो फ्रीज़र वाला पोर्शन कंपार्टमेंट होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो फ्रीज़र वाला जो कंपार्टमेंट होता है उसमें हमारे एवोपरेटर के कॉइल्स लगे होते हैं। अच्छा एक बात मैं और बताना भूल गया, जो एक्सपेंशन होता है यहाँ पर देखिए, अभी एक्सपेंशन में जो हमारा लिक्विड की जो हमारा रेफ्रिजरेंट की स्टेट थी कि वो क्या था, थर्ड पॉइंट था। रेफ्रिजरेशन की जो स्टेट थी वो हमारा थर्ड पॉइंट था, इसमें रब कर देता हूँ जी। रेफ्रिजरेशन की जो स्टेट थी वो क्या था हमारा, ये थर्ड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट ये हमारा किस लाइन पे आ रहा है, सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन। अभी मैंने बताया काय की लाइन है आपकी, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, SL हम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये टोटल क्या था, लिक्विड था।
बट जब आपने इसको एक्सपेंशन कराया इसका एक्सपेंशन डिवाइस में, तो इंथैल्पी तो कांस्टेंट रही, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, प्रेशर ड्रॉप हुआ, बट एंट्रोपी बढ़ी। और ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट अब कहाँ मिल रहा है हमें? लिक्विड प्लस वेपर रीजन में मिल रहा है। किस में मिल रहा है? लिक्विड प्लस वेपर रीजन में। इट मीन्स इस एक्सपेंशन के दौरान जो रेफ्रिजरेंट है आपका, उसका कुछ पोर्शन हमारा जो है वेपोराइज भी हो गया है ना। यहाँ पर लिक्विड था और एक्सपेंशन जब आप कराएंगे तो प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से, टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से, प्रेशर जब ड्रॉप हुआ तो वो कुछ फ्लैश कर गया, इसे हम फ्लैशिंग बोलते हैं। क्या हो गया? वो वेपोराइज हो गया। तो यहाँ पर अब जो रेफ्रिजरेंट मिलेगा हमें कहाँ पे? एक्सपेंशन डिवाइस के आउटलेट पे, तो वो सैचुरेटेड लिक्विड ना होकर हमें क्या मिलेगा? लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर मिलेगा। फोर्थ पॉइंट पे क्या मिलेगा? लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। ठीक है। अब उसके बाद एक्सपेंशन के बाद अभी मैंने बताया फोर्थ पॉइंट का जो इनलेट है वो किसका? हमारा इनलेट है हमारा एवोपोरेटर का। एवोपोरेटर पे लगा हुआ है हमारा इनलेट। तो अब एवोपोरेटर पे क्या होगा? यहाँ पर जो मटेरियल रखा हुआ है, जब रेफ्रिजरेंट आएगा, रेफ्रिजरेंट एक्सपेंड हो चुका है, उसका टेम्परेचर देखिए ड्रॉप हो चुका है, TC पर आ गया है, ठंडा हो चुका है काफ़ी। तो जब वो एवोपोरेटर में एंट्री करेगा तो एवोपोरेटर में जो सब्सटेंस है वो उससे हीट को क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा। वो हीट जो है, हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा अपने अंदर। और क्या होगा? यहाँ से जो हीट है वो एक्सट्रैक्ट होगी। देखिए अब जो है ये हीट एक्सट्रैक्ट इसने करी। कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी? हम मान लेते हैं QE। हीट को एक्सट्रैक्ट किया, और हीट को जब एक्सट्रैक्ट करेगा तो अगेन अब इसकी फेस चेंज होगी, और फेस चेंज होकर ये किससे फिर बन जाएगा? अभी लिक्विड प्लस वेपर रीजन में था, अब ये अगेन क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड वेपर पे आ जाएगा। सैचुरेटेड वेपर वाली लाइन पर आ गया। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो आपका सैचुरेटेड वेपर पे मिला। तो ये जो हीट अमाउंट इसने एक्सट्रैक्ट करी है QE, ये एज ए यूटिलाइज हो जाएगी काहे कि लेटेंट हीट के फॉर्म में। लेटेंट हीट क्या होती है? आप लोग पढ़ चुके होंगे थर्मोडायनामिक्स में। लेटेंट हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है। लेटेंट हीट को गुप्त ऊष्मा हिंदी में बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट को विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। तो सब आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो लेटेंट हीट है ये इसका यूटिलाइज होगी काहे में? रेफ्रिजरेंट की हमारा फेस चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर फेस चेंज होगा रेफ्रिजरेंट का, और रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड प्लस वेपर रीजन से डायरेक्टली कहाँ पर आ जाएगा? सैचुरेटेड वेपर रीजन में। तो ये हमारे 4 प्रोसेस थे जो इसमें होते हैं 4 मेजर कंपोनेंट्स में। सबसे पहले कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, जहाँ पर हम उस पर वर्क करते हैं। यहाँ पर हम वर्क क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमने इस पर कंप्रेसर पे वर्क किया, WC। जब कंप्रेसर पे हमने वर्क किया तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ। कंप्रेसर ने क्या करा? सैचुरेटेड वेपर को कंप्रेस करके 2 पॉइंट तक पहुँचाया और क्या बना दिया? सुपर हीटेड वेपर। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप पे क्या है? वो कंडेंसर में एंट्री हुई। कंडेंसर में क्या करा? कंडेंसर ने उसे कांस्टेंट प्रेशर पे रखते हुए और हीट को रिजेक्ट करा इसने। यहाँ से हीट को क्या हुआ गया? बाहर निकल गई, QC। ठीक है, हीट रिजेक्शन हो गया, हीट बाहर निकली। फिर 3rd से 4 क्या हुआ? आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन हो गया। ये यहाँ पर देखिए 3 से 4 पोर्शन हमारा क्या हुआ? पूरा ये एक्सपेंशन प्रोसेस हो गया। एक्सपेंशन हुआ तो ऑब्वियसली बात से प्रेशर क्या हुआ? हमारा ड्रॉप हो गया, PC से PE पर आ गया, एक्सपेंशन हो गया। और फिर उसके बाद अगेन ये हमारा कहाँ पे गया? 4 से लेके 1 तक कहाँ में गया? हमारा ये एवोपोरेटर में। और एवोपोरेटर में अगेन इसने हीट को अब की बार क्या करा? एक्सट्रैक्ट करा। ठीक है, जिस सब्सटेंस को हमें ठंडा करना है उसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट करा, QE अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करी, और फिर से ये यहाँ पर लिक्विड प्लस वेपर रीजन से क्या बन गया? आपका सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, एक बात यहाँ पर क्वेश्चन निकल रहा है कि जब हम लोगों ने एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या करा था कि 3rd से 4th वाला जो हमारा प्रोसेस था वो आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन ना हो के क्या था? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन था। कौन सा एक्सपेंशन था वो? हमारा 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। इस साइड इस तरीके से आता, अगर वो आता 3 से 4 रहता। ठीक है, S3 = S4 होता किस केस में? एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, अगर हम यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कराते हैं। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के लिए हमें क्या यहाँ पे लगाना पड़ता? अपना टरबाइन। तो वहाँ से हमें वर्क मिलता, बट हमने यहाँ पर अगर हम टरबाइन लगाते तो यहाँ पर हमें ये वर्क ऑब्टेन होता WT। बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने यहाँ पे टरबाइन नहीं लगाया और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ना करके आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन करा। तो हमने ऐसा यहाँ पे क्यों किया, या हमारे सामने ऐसी क्या मजबूरी थी जो हमें यहाँ पे टरबाइन ना लगाया और आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन कराया? क्योंकि अगर हम टरबाइन लगाते तो हमें वर्क आउटपुट मिलता।
तो ये हमने इसलिए नहीं किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पर के आप लोगों ने वाई वी डोंट यूज़ टर्बाइन इन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कि जब हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस में हम टर्बाइन क्यों नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसका आंसर ये रहेगा कि भाई आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एक्सपेंशन प्रोसेस हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे हमें क्या मिल रही है, सैचुरेटेड लिक्विड मिल रहा है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे सैचुरेटेड लिक्विड मिल रहा है, और सैचुरेटेड लिक्विड का जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है किसके कंपैरेटिवली, वेपर के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो जब यहाँ पर वॉल्यूम उसका कम होगा तो जो एक्सपेंशन होगा तो हमें वर्क की क्वांटिटी उतनी नहीं मिलेगी जितना हमारा हमें टरबाइन लगाने में खर्च आएगा। तो ये इतना इकोनॉमिकल नहीं होता है। बात समझ में आई आपकी कि जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्मॉल वी की अगर बात करें तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो लिक्विड का होता है एल, वो काफ़ी छोटा होता है कंपैरेटिवली टू गैस। और जब स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो वर्क है आपका वो भी आपका कम होगा। तो इस वजह से जो वर्क आउटपुट होता है हमारा वो उतना इकोनॉमिकल नहीं होता है अगर हम यहाँ पे अपना टरबाइन लगा देंगे तो। ठीक है, इस वजह से ये रीज़न है इसमें कि हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस यूज़ नहीं करते हैं कम रेदर देन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जबकि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे 4 प्रोसेस टीएस डायग्राम पे। अब अगर हम इसे पीएच डायग्राम पे प्लॉट करें तो पीएच डायग्राम क्या है, हमारा प्रेशर एंथैल्पी चार्ट। इसमें वाई एक्सिस पे हमारा प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, एक्स एक्सिस पे आपकी एंथैल्पी है। तो यहाँ पर भी देखिए डोम में थोड़ा सा चेंज आ गया। ये जो डोम है अब इस तरीके से बन रही है पीएच चार्ट की, ये इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है आपके प्रेशर है, कंडेंसर प्रेशर, ये लाइन कंडेंसर प्रेशर की है, ये एवोपरेटर प्रेशर की है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिलेगा, अगेन सैचुरेटेड वेपर पे मिलेगा। अब यहाँ पर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जब हम कर रहे हैं तो जब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे। जब कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी और एंथैल्पी भी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अभी क्या है आपका H1 ये है, और ये हमारा सेकेंड पॉइंट गया, ये हमारा हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, एंथैल्पी हमारी इंक्रीज़ हो गई। सेकेंड 2 to 3 प्रोसेस हमारा क्या है, फिर है आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन। आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन कंडेंसर में क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को रिजेक्ट करेंगे। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट करें, देखिए कांस्टेंट प्रेशर की लाइन स्ट्रेट है बिल्कुल, तो इसी पे हमारी हीट रिजेक्ट होती होती कहाँ तक पहुँची, सैचुरेटेड लिक्विड तक। 2 to 3 ये हीट हमारी रिजेक्ट हो गई, QC। फिर हमारा क्या है, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है इस प्रोसेस में, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में। इसको हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। और यहाँ पर हम अगर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात करें तो इसमें हम लोग कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस को अचीव करने के लिए। 3 to 4 यहाँ पे एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट रहेगी। ये देखिए 3 और 4 की जो एंथैल्पी है वो सेम है, H3 = H4। एक्सपेंशन हुआ, प्रेशर ड्रॉप हुआ, PC से आप डायरेक्टली कहाँ पर आ गए, PE पर आ गए। ठीक है, और टेम्परेचर भी आपका ड्रॉप हुआ। ये देखिए टेम्परेचर लाइंस कहाँ जा रही हैं, टेम्परेचर लाइंस मैं अभी दिखाता हूँ। ये टेम्परेचर लाइन है, TC की टेम्परेचर लाइन ये इस तरीके से जा रही है, ये और फिर ये आपकी TC की लाइन है, और TE क्या है, एवोपरेटर टेम्परेचर की लाइंस ये है, ये आपका इस तरीके से जा रहा है। तो जब 3 से आप 4 पर आएंगे, 3 से आप 4 पे आ गए इस तरीके से, 3 to 4 आए यहाँ पे, तो देखा क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर भी ड्रॉप हुआ। कहाँ पर आ गया, इस TC के टेम्परेचर से ये TE पर आ गया। ये कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइंस है TC की और TE। तो ये आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद फिर हम कहाँ पर आए, फिर आए आपके एवोपरेटर में, और एवोपरेटर में यहाँ से हीट का एक्सट्रैक्शन हुआ QE। और जब हीट एक्सट्रैक्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी 4 to 1। और ये भी आपका आइसोबारिक हीट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ।
एवोपरेटर प्रेशर की लाइन पे ही हीट का एक्सट्रैक्शन हुआ 4 to 1। और ये जो हीट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, जो हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये होता है इसका पीएच चार्ट। वो टीएस चार्ट था, टेम्परेचर एंट्रोपी चार्ट, और ये क्या है, प्रेशर एंथैल्पी चार्ट है। अब हम लोग इसकी एनालिसिस पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से हम लोग COP फाइंड आउट करेंगे। जैसे पिछले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे जिसमें हम लोगों ने एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की COP फाइंड आउट करी थी, डिफरेंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम थे, बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एवोपरेटिव वाला था आपका, रिड्यूस्ड एम्बिएंट था, डिफरेंट थे, उसके हमने COP डिस्कस करी थी। ऐसे ही हम लोग वेपर कंप्रेशन सिस्टम की एनालिसिस में भी करेंगे। तो इसमें जो हम लोग एनालिसिस करेंगे तो इसमें हमारे 3 मेन एजम्पशंस होते हैं जो हम लोग एज्यूम करते हैं इसके एनालिसिस करने के लिए स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। कौन कौन से 3 होते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो हमारा फ्लो होगा वो स्टेडी फ्लो होगा। स्टेडी फ्लो तो पता ही आपको, जो फ्लूइड है उसकी जो प्रॉपर्टी है जो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी चेंज नहीं होगी। अगर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर P है तो टाइम के साथ साथ वो प्रेशर जो है P ही रहेगा, चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, ठीक है। तो वो आपका स्टेडी फ्लो प्रोसेस कहलाता है। कहीं पर अगर वॉल्यूम V है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम फिर वो टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर T है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अभी अगर टेम्परेचर T है तो 2 मिनट बाद भी उसका टेम्परेचर T ही रहेगा। तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो, यानी कि इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। फिर दूसरा जो एजम्पशन है, दूसरा एजम्पशन ये है कि जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है वो हम क्या मानेंगे, सारे कंपोनेंट की कांस्टेंट रहेगी या फिर उसका जो चेंज है वो नेग्लिजिबल रहेगा। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी KE एंड पोटेंशियल एनर्जी PE, ठीक है, ये क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेगी, इनका चेंज नहीं रहेगा। और जो कनेक्टिंग पाइपलाइंस हैं, कनेक्टिंग पाइपलाइंस का मतलब क्या है, यानी कि जो पाइपलाइन सपोज करिए कंप्रेसर ये लगा हुआ है और कंप्रेसर से निकल के जो पाइपलाइन आपकी कंडेंसर में जाके ऐड हो रही है, ये कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पाइपलाइन है आपकी, ये वाली जो पाइपलाइन है, इसमें जो हीट ट्रांसफ़र है इस पाइपलाइन के थ्रू वो ज़ीरो होगा, यानी कि जो आपका हीट ट्रांसफ़र है Q वो क्या होगा, ज़ीरो इन पाइपलाइंस। जितनी भी पाइपलाइंस आपकी कनेक्ट हैं, चाहे कंप्रेसर से कंडेंसर के बीच में हो, कंडेंसर से एक्सपेंशन डिवाइस से एवापोरेटर या फिर एवापोरेटर से अगेन कंडेंसर, तो इनके बीच में जो है हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इन 3 एजम्पशंस को मान के हम आगे बढ़ते हैं इसकी एनालिसिस पर। तो एनालिसिस में जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोग सब लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे भाई, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अप्लाई स्टेडी, देखिए लिख भी रखा है मैंने, अप्लाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो क्या होती है भाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। एक बार मैं छोटा सा इसका आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या होती है हमारी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होती है आपकी, जो आपका जितना भी एनर्जीज़ हैं, ग्रेडियंट MH1 प्लस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgz, ठीक है। ये सब जो है आपकी क्या रहती हैं, इसमें कांस्टेंट रहती है। Q इज इक्वल्स टू MH2 प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mg, ये Z1 होगा, Z2 प्लस W। तो अगर किसी भी कंपोनेंट पे हम लोग ये हीट Q सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से जो हमें इक्वेशन मिलेगी उसके कंपोनेंट के एग्जिट पे, वहाँ पर हमें ये वर्क ऑब्टेन होगा और ये जो है इसके पूरा रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन रहती है। तो अब यही स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस जो हैं वो हमें सब में लगानी है, चाहे वो कंप्रेसर हो आपका, कंप्रेसर में लगानी है, कंडेंसर हो, कंडेंसर में, एक्सपेंशन डिवाइस और एवोपरेटर में, सब में हमें ये इक्वेशन लगानी है।
तो जब आप कंप्रेसर में लगाएंगे ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो पावर इनपुट जो है वो कंप्रेसर हमें पता लग जाएगा। देखिए आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा था प्रोसेस 1 to 2, तो इट मीन्स कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही कंप्रेसर में। तो जब वो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आप इस कंप्रेसर में लगाएंगे तो वहाँ पर हमें जो वर्क डन बाय कंप्रेसर मिलेगा वो क्या फॉर्मूला मिलेगा, W.C=m.H2 - H1। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मिलेगा। देखिए इसकी एनर्जी क्वेश्चन, अगर स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन हम लिखते हैं फिर से तो क्या है, m.H1 प्लस हाफ mv1 प्लस mgz1। हमने क्या करा है, Q, ये हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है जो हम लगाएंगे mH2 प्लस हाफ mv2 प्लस mgz2 प्लस W। अब देखिए सबसे पहले हमने जो एजम्पशंस लिए थे उसमें एजम्पशंस 3 हमने क्या माने थे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी। तो इट मीन्स जब ये चेंज नहीं होगी V1 एनर्जी पूरा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमने क्या माना है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन माना है, इट मीन्स रिवर्सिबल एडियाबैटिक है और एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो Q जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये Q भी ज़ीरो हो गया। तो अब फाइनली और हमें यहाँ पे क्या मिला, कंप्रेशन का वर्क W कंप्रेसर। तो अब अगर W की वैल्यू आप देखें तो W की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी आपकी, W इक्वल्स टू m.H1 माइनस m.H2। तो W क्या हो गया, m.H1 माइनस H2। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखी है ये उस कंपोनेंट के लिए लिखी है जहाँ पर हम उसमें हीट सप्लाई करते हैं और वर्क हमें ऑब्टेन होता है। बट कंप्रेसर के केस में क्या है, हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। तो ये जो W की वैल्यू है ये यहाँ पर क्या होगी, निगेटिव होगी, माइनस हो जाएगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो अब इसको हम फिर फाइनली किस तरीके से लिख सकते हैं, W कंप्रेसर इज इक्वल्स टू m.H2 माइनस H1। तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से आया है। अगर आप देखें तो हमारा जो वैल्यू भी ऑब्टेन हुई थी वो यही वैल्यू थी, वर्क डन बाय कंप्रेसर W.C इज इक्वल्स टू m.H2 माइनस H1, जहाँ पर H2 और H1 क्या है, ये स्पेसिफिक इंथैल्पीज़ हैं, ठीक है, किलो जूल पर केजी एट द एग्जिट एंड इनलेट टू द कंप्रेसर रेस्पेक्टिवली, अभी जो मैंने पीएच चार्ट पे समझाया। और H2 माइनस H1 क्या है, ये स्पेसिफिक वर्क है कंप्रेशन का। स्पेसिफिक वर्क मतलब वर्क डन बाय कंप्रेसर पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेट, ठीक है। जो हम लोग कंप्रेसर पे वर्क इनपुट दे रहे हैं, पर जो कंप्रेसर वर्क कर रहा है पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेट। फिर कंप्रेसर के बाद कंडेंसर, कंडेंसर में भी क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा, उसमें हम लोग क्या निकालेंगे, Q कंडेंसर। अब यहाँ पर क्या फ़र्क आ जाएगा, स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन जब लगाएंगे तो कंडेंसर में वर्क नहीं हो रहा है तो वर्क ज़ीरो हो जाएगा, और Q हीट हमें ऑब्टेन हो रही है तो हीट की वैल्यू लिख ली जाएगी Q की। बाकी काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म भी आपका ज़ीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो सीधे सीधे कंडेंसर Q कंडेंसर की वैल्यू आपको वहाँ पर से इतनी मिल जाएगी। M क्या है, M मास ऑफ रेफ्रिजरेंट है। उसके बाद फिर अगर आप एक्सपेंशन डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे तो एक्सपेंशन डिवाइस में जब आप अपना स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लगाएंगे तो एक्सपेंशन डिवाइस में जो वर्क डन है W वो भी ज़ीरो, ठीक है, और जो Q है हीट ट्रांसफ़र वो भी ज़ीरो, और ऑलरेडी हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो ज़ीरो मान रखी है, नेग्लिजिबल चेंज मान रखा है, सॉरी। तो H3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, H4 हो जाएगा। तो एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस थ्रॉटलिंग प्रोसेस। उसके बाद एवोपोरेटर, एवोपोरेटर में जब आप स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लगाएंगे तो एवोपोरेटर में देखिए वर्क डन हमारा कुछ हो नहीं रहा है, सॉरी, एवोपोरेटर में जब आप लगाएंगे तो एवोपोरेटर में हमारा वर्क डन क्या है,
ज़ीरो है, कोई वर्क ऑप्टेन नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारा क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, जो हीट एक्सट्रैक्शन हो रही है। काइनेटिक एनर्जी अगेन ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी अगेन ज़ीरो। तो जब आप एनर्जी फ्लो स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लगाएंगे तो क्यू ई की वैल्यू ये मिलेगी। यहाँ पर एम क्या है, मास ऑफ रेफ्रिजरेंट केजी पर सेकेंड में। H1 H4 क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पीज़ हैं कि कहाँ कहाँ, एग्जिट और इनलेट ऑफ एवापोरेटर। और H1 माइनस H4 क्या है, ये स्पेसिफिक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। एक तो होता है हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो आपका टोटल रेफ्रिजरेंट जो फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से। अगर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो हमें मिल रहा है वो हीट ट्रांसफ़र बाय द एवापोरेटर पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट के हिसाब से, वो हमारा स्पेसिफिक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाता है। तो ये था हमारा चारों कंपोनेंट का एनालिसिस। चार कंपोनेंट कौन कौन से, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और एवापोरेटर। अब अगर हम COP फाइंड आउट करें सिस्टम की, तो COP का फॉर्मूला क्या होता है, COP ऑफ द सिस्टम क्या होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन बाय कंप्रेसर। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ मिलता है हमें, जो एवापोरेटर में हीट एक्सट्रैक्ट होती है वो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है QE, और वर्क डन बाय कंप्रेसर जो WC हमने निकाला है। तो COP के लिए क्या हो जाएगा, आप सीधे सीधे QE की वैल्यू पुट करेंगे m.H1 माइनस H4 जो पीछे भी हमने निकाली थी जब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लगाई थी एवापोरेटर पे, और WC जब हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाई थी कंप्रेसर पे, तो m.H2 माइनस H1, तो m डॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। सीधे सीधे जो आपकी COP की वैल्यू आएगी वो आएगी H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। ये थी हमारी इसकी COP ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो आज हमारा लेक्चर बस यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब आगे वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी अफेक्ट करती हैं, कौन कौन से हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो अफेक्ट करते हैं COP को, तो किस तरीके से हम COP को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम की, और इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल भी अपना सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी भी टॉपिक में जो हम लोगों ने आज डिस्कस करा, अगर किसी को कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो अपना कमेंट करके पूछ सकता है। Thank you students and thank you for watching this video.